आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू क्या अब देश की जनता के दिलो दिमाग से उतरने लगा है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज 4 राज्यों की 18 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं और 18 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई हैं। इन उपचुनाव में बिहार को सबसे ज्यादा खासा तवज्जो दी जा रही थी और महत्वपूर्ण भी माना जा रहा था। यहां लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की सुनामी चली थी। बीजेपी गठबंधन को 40 में से 31 सीटें हासिल हुई थीं, लेकिन इसी के बाद धुर विरोधी लालू नीतीश ने साथ आने का फैसला किया। विधानसभा उपचुनाव में साथ मिलकर लड़े और ये दोस्ती बीजेपी गठबंधन पर भारी भी पड़ गई। 10 में से 6 सीट लालू नीतीश गठबंधन के कब्जे में चली गई है, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 10 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मोदीवाद पर भारी पड़ गया जातिवाद? चार राज्यों में विधानसभा के 18 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। कर्नाटक की 3 सीट में 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। पंजाब की 2 सीटों में 1 सीट अकाली तो पटियाला सीट कांग्रेस को मिली है, जबकि बिहार की 10 सीटों में 6 पर लालू नीतीश महागठबंधन को फतह मिली है और बाकी की 4 सीटें बीजेपी गठबंधन की झोली में आई हैं। लेकिन बिहार के नतीजे ज्यादा हैरान कर रहे हैं, क्योंकि 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हीं 10 सीटों में 6 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान तो मोदी की लहर में पूरे बिहार में बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों की सियासी जमीन हिला दी थी। इस उपचुनाव में भी मोदी सरकार के 100 दिन के काम काज को आधार बनाकर वोट मांगे गए थे, लेकिन नतीजे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उपचुनाव में नहीं चला मोदी का जादू? लोकसभा के चुनाव के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के मतदाताओं ने सेक्युलर गठबंधन को एक तरह से अपना मैंडेट दिया है और मेरा मानना है कि जो मोदी मैजिक वगैरह जो भी लोग प्रचार करते थे वो इस उपचुनाव में नहीं चल रहा है और बिहार की जनता ने ये साबित करने का मन बना लिया है कि सेक्युलर पॉलिटिक्स हमारे लिए ज्यादा बेटर है। बिहार के मालिक जनता को महागठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हुई भूल को सुधारा। बीजेपी इस इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का साफ कहना है कि हार के लिए सिर्फ राज्य की बीजेपी जिम्मेदार है। हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। ये पूरी तरह हम प्रदेश के लोग, बिहार प्रदेश के हम सब जितने नेता हैं, ये हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव हम जीते, उपचुनाव वो जीते। मामला बराबरी पर छूटा है। हम हार की समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे और फाइनल राउंड जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कहने को तो बीजेपी ये भी कह सकती है कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी को ही फतह मिलती है, तो फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप क्यों नहीं कर पाई? पंजाब की 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस कैसे जीत गई? बिहार उपचुनाव से पहले लालू नीतीश की दोस्ती यानी कथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों की दोस्ती हुई थी, जिसका मकसद ही था इसी उपचुनाव में अपना दम दिखाकर मोदी लहर को बेअसर करना और अगले साल के विधानसभा चुनाव में जीत की राह आसान करना। नतीजे भी अब इस रणनीति की तस्दीक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी बड़ा है कि क्या बिहार में मोदीवाद पर भारी पड़ गया है जातिवाद? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आज से 8 दिन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनावों के दौरान जो जादू नरेंद्र मोदी का था वो अब क्या फीका पड़ चुका है पूरी तरह से। इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया जी दिल्ली से मौजूद हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आरजेडी के सीनियर लीडर राजनीति प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल रामेश्वर चौरसिया जी आपसे ही, नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ चुका है क्या बिहार में? देखिए चित्रा जी, ये बाई इलेक्शंस को लेकर के प्रधानमंत्री के बारे में कहना कि फीका पड़ चुका है, मैं नहीं मानता। क्योंकि अभी हाल में एक सर्वे आया 2-3 दिन पहले, पूरे देश का सर्वे में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर बीजेपी 282 जीती थी तो 75 दिनों बाद जो सर्वे आया उसमें तो बीजेपी 314 सीटें जीत रही है और एनडीए 356 जीत रहा है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप सर्वे पर क्यों जा रहे हैं? अब तो नतीजे सामने आ चुके हैं। कोई प्रधानमंत्री जी प्रचार करने नहीं जाते। आप बोलने तो दीजिए। नहीं, आप सर्वे पर क्यों जा रहे हैं? आप नतीजों की जो आपने कहा मैं उसको काउंटर कर रहा था। अब रही बिहार की बात, इसलिए मैं जा रहा था कि बाई इलेक्शन में भी आप सीधे प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ देते हैं। एक दो बाई इलेक्शन आता है, वो स्टेट का होता है, स्टेट लीडरशिप करता है। आपने ध्यान दिया होगा किसी बाई इलेक्शन में केंद्र का कोई नेता नहीं जाता है, वही नेता जाता है जो बिहार से संबंधित रखता है। और अभी ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो महागठबंधन हुआ, मैं बधाई देता हूं इनको, सही मामले में इनकी जीत ज्यादा हुई है। 6 सीटें हमारे पास थी लेकिन अभी 6 इनके पास चली गई हैं। अरे आपके तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे, रविशंकर प्रसाद जगह जगह वोट मांगने के लिए आपको बता रहा हूँ, रामविलास पासवान जी मंच पर मौजूद रहे। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? चित्रा जी, लगता है आप लगता चित्रा जी गलतियां हुई हैं, उसे सुधारने की जरूरत है। इस बात को मान लीजिए ना रामेश्वर जी। सुन नहीं रही ठीक से, मैंने आपको बोला। सुन रही हूँ जी। नहीं, अरे तो आपने तो ये बात पूछा नहीं, आपने पूछा ना, मुझे बोलने दे रही है। आप 1 मिनट सुनेंगी तो मैं सारी चीजें खत्म करूंगा। आपने वही रिपीट किया। मैंने बोला कि हमारे प्रदेश के नेता चाहे वो केंद्र में रहते हो, सारे प्रदेश के लोग लगते हैं, वो लगे थे और सबने ईमानदारी से लगाए और काम भी किया। परिस्थितियां ऐसी थी, अगर हम नहीं जीत पाए तो स्वाभाविक है हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने उनको बधाई दी। दूसरी बात, हम देखेंगे आगे, अब समीक्षा होगी कि रियल में कहां हमने गलती की, क्योंकि 2015 के चुनाव में हमें जाना है और हमारी सरकार पूरी मेजोरिटी से दिल्ली में बनी है। बिहार की भी जनता चाहती है कि बीजेपी को एक मौका दे, क्योंकि अब तक हमारी पूरी सरकार बीजेपी की कभी अपने बल पर बनी नहीं है बिहार में जी। और विकास के लिए अगर कहे, आज कहा जाता है गरीब में सोशल फैक्टर, गरीब सारे लोग हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। 40 साल तक कांग्रेस थी, 15 साल तक लालू जी का राज था। जाने दीजिए, हम तो 7 आपके रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, लेकिन आगे जो भी है जी। मैं आपके पास आती हूँ। राजीव रंजन जी, अगर जीतते तो नरेंद्र मोदी को श्रेय देते और कहते कि 100 दिनों का जो एजेंडा रहा है अब तक, हालांकि 8 दिन के बाद मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे, उसकी ये जीत है। अब हार गए तो राज्य इकाई पर, जैसा शहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य इकाई पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आपको कहां नजर आती है और आप लोगों की ये जीत आगे के लिए क्या संकेत देती है? देखिए, ये देश की जनता से किए गए वायदों के अनुरूप जो इनका कार्यकाल 90 दिनों का है, उसमें कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं दिखा पाए। ये लगे कि जिन वायदों के बल पर आप सत्ता में पहुंचे हैं उसको हल करने के लिए आप कोई ईमानदार कोशिश कर रहे हो। पूरे देश को एक बड़े कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश वो लगातार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। महंगाई के सवाल पर सरकार का प्रदर्शन पूरी तरह से फिसड्डी है और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के सेफ्रेनाइजेशन की कोशिश है, उससे जनता के अंदर आशंकाएं बढ़ी हैं। और बिहार की जनता के लिए एक बड़ा सवाल था बिहार का विशेष राज्य दर्जा, जिस पर लगातार भाजपा के नेताओं ने इस पूरी मांग का उपहास उड़ाया और इस सवाल को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। नतीजा सामने है, महागठबंधन ने ये बता दिया है कि केवल 6 सीटें जो इनके पास थी वो एक फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ पिछले 3 महीने पहले जो 8 इनमें 10 सीटों में 8 सीटों पर उनकी लीड थी जी, और उसके बाद वो घट करके 4 सीटों पर आ गए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में तो जबरदस्त गिरावट है ही है और बिहार की इकाई में जो जबरदस्त सिर्फ फुटअव्वल है और मारामारी की स्थिति है,
वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव परिणाम में दिखा है। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, इसको बिहार की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि वो आगे क्या करेंगे। बाकी देश में, बाकी राज्यों में जो चुनाव परिणाम है, वो इनको ये बात कहने के लिए विवश जरूर करेंगे कि केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देख रहे हैं तब तो बिहार की जनता ने आपको बताया ही, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जो देश के चुनाव हुए हैं वहां भी आप अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। इसका मतलब ये देशव्यापी गिरावट है और इसीलिए राह मुश्किल है आने वाले समय में। चलिए, राजनीति प्रसाद जी के भी पास में जाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा जवाब रामेश्वर चौरसिया जी, जो बातें अभी राजीव रंजन जी की ओर से कही गई हैं 2015 के लिए तो खतरे की घंटी है आपके लिए। ना ही सुशील मोदी को अब स्वीकार किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी का जादू भी फीका पड़ गया है। देखिए ऐसा चित्र, हाँ देखिए चित्रा जी, ऐसा नहीं है। एक तो राजीव जी ने सवाल उठाया, लगता है राजीव जी भूल गए कि 60 साल तक कांग्रेस से हिसाब नहीं मांगे, 90 दिन में कोई हिसाब मांगता है, मैंने पहली बार सुना। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा, आपको बता दूं चित्रा जी, राजीव जी उसको नहीं बोलेंगे, मैं ईमानदारी से बता देता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी 5 बाई इलेक्शन हुए थे। देखिए स्थानीय परिस्थितियों के कारण कैसे बदलता है विधानसभा चुनाव। उस 5 बाई इलेक्शन में हम 1 जीते थे, 4 इन लोग जीते थे। अब ये दोनों मिल गए हैं, तो ये स्थानीय मुद्दे क्या है, किसका इफेक्ट पड़ा, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। हम पार्टी विचार करेगी कि 2015 में जाना है तो कौन सी कमियां हम में रह गई और कौन से स्थानीय फैक्टर है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया। दिक्कत ये है ना कि बीजेपी से दूर करने की कोशिश नहीं कर रही है। हिसाब मांग ले, 60 साल का, 5 साल की सरकार बनी। आप उत्तराखंड के रिजल्ट देखिए, आज 18 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली हैं। चलिए मैं आती हूँ आपके पास, एक बार राजनीति प्रसाद जी की भी टिप्पणी में ले लेती हूँ। राजनीति प्रसाद जी, महागठबंधन की जीत हुई है, लेकिन दावे 10 सीटों की किए जा रहे थे, 4 सीटें तो हाथ से अभी भी निकल गई। देखिए ये 4 सीट निकला नहीं है, एक तो बहुत कम वोट से हम लोग हारे हैं जी, 700 कितना, बिल्कुल, तो सभी हमारे ख्याल से 7-8 आ जाते। लेकिन ये जो हवा नरेंद्र मोदी का था, वो हवा ही हो गया। और अब आने वाला दिन में पूरे देश के पैमाने पर अगर इलेक्शन होगा और अगर जहां जहां बाई इलेक्शन होगा वहां नरेंद्र मोदी के हवा नहीं चलेगी। ये पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतना ज्यादा सीट ले आने का काम किया, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कैसा कैसा झूठा वादा किया, अब सब लोगों ने पकड़ लिया, गरीब लोगों ने पकड़ लिया कि अब ये झूठ बोलता है। ये पूरा बोला कि हम एकदम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, रामन ने भी बोला स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, लेकिन रामन के सामने लंका जल गया, खत्म। इसलिए इन लोगों ने जितना वादा किया था वो 100 दिन पूरे होने वाले हैं, 100 दिन पूरे होने वाले हैं। अब इनका सब वादा फेल कर रहा है, महंगाई वाला वादा फेल कर रहा है, सब फेल कर रहा है। पाकिस्तान में एक आदमी का सर काट के ले गया हिंदुस्तान के लोगों को, तो नरेंद्र मोदी ने पूरा हंगामा कर दिया। बिल्कुल, लेकिन अब रोज मर रहा है पाकिस्तान के लोगों ने, तो वो जेटली साहब बोल रहे हैं, कह रहे वो तो सीमा में लांग रहे हैं। तो सब चीज को, महंगाई का इतना ही स्तर खराब हो गया, सब चीज खराब हो गया है और आज से और भी खराब होगा। ताश के पत्ते की तरह ये धराशायी हो जाएंगे, अब इनका कोई चलने वाला नहीं है। और गरीब जनता जो है वो सब लालू और नीतीश के साथ हो गया है और आने वाला चुनाव में हम लोग बम्पर वोट से जीतने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए दावे आपकी ओर से भी किए जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको लेकर मैं एनके सिंह के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मीम अफजल साहब, आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी का किला अब दरक रहा है? जो बीजेपी गठबंधन ने 31 सीटें हासिल की थी, मीम अफजल साहब के पास हम जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, लेकिन एक आंकड़ों के साथ एनके सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। बांका में बीजेपी सिर्फ 711 मतों से जीती है। अगर हम बात करें छपरा की, तो वहां से आरजेडी के उम्मीदवार को 21,000 मतों से जीत मिली है, जबकि सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी ने 40,000 से ज्यादा मतों से राबड़ी देवी को हराया था। और वही स्थिति भागलपुर में भी है। किला वास्तव में दरक रहा है क्या बीजेपी का? चित्रा, शब्दों को लेके हम लोग थोड़ा सा फैयाज दिल होते हैं, ये भारतीय एनालिसिस की प्रॉब्लम है। जब मोदी जीते तो हमने उसको लहर बताया। दरअसल जन स्वीकार्यता मोदी की काफी बड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लहर, सुनामी वगैरह वगैरह हम शब्दों को लेके थोड़ा ज्यादा ही वो हो जाते हैं। आप जरा गौर कीजिए, इसी बिहार में 29.4% बीजेपी को वोट मिले लोकसभा में। वहीं पे लालू यादव को, जो कहीं से भी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे थे, 20.4% मिले हैं, सिर्फ 9% का अंतर है। नीतीश कुमार को 15.8% मिले हैं।
तो सीधी सी बात है कि न तो नीतीश प्रधानमंत्री बन रहे थे, न लालू यादव बन रहे थे, फिर भी उनके लोगों ने उनको वोट दिया। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि वो हार्ड कोर कमिटेड वोट थे, जो कि लालू यादव और नीतीश कुमार की बात है कि न तो नीतीश प्रधानमंत्री बन रहे थे, न लालू यादव बन रहे थे, फिर भी उनके लोगों ने उनको वोट दिया। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि वो हार्ड कोर कमिटेड वोट थे, जो कि लालू यादव और नीतीश कुमार को मिले। अब हम एनालिस्ट की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो पॉलिटिकल हैंडशेक हुआ है, 15 साल के एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देने के बाद, गाली का मतलब कि तो अब शब्द वो कहने के बाद, बुरा भला कहने के बाद, बिल्कुल तमाम शब्द अगर 15 साल के बाद भी एक पॉलिटिकल हैंडशेक होता है, इसके बाद क्या सोशल लेवल पे ये कहीं होमोजेनिटी आती है, सादृश्यता आती है? हम लोग समझ रहे थे कि इतनी रफ्तार इसकी नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग खुद चौंके हैं कि क्या ग्राउंड लेवल पे भी ये सहमति हो सकती है। ये बिल्कुल सही है कि हुई है, ये सत्य है कि नीतीश कुमार, लालू यादव जब ज्वाइन किए तो और कांग्रेस तीनों मिला के 45% था। ठीक है, 10 सीट आनी चाहिए थी, फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, होना चाहिए था, लेकिन अभी अभी ताजा है, इसलिए पूरी तरह से विश्वास नहीं जगा है, काफी हद तक जगा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं ये सोशल लेवल पे भी कहीं सोशल इंजीनियरिंग को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये अगर होता है तो ठीक है। अब बीजेपी के लिए एक बार आत्मचिंतन की बात जरूर है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको 29% मिले थे और दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये अगर विश्वसनीयता इसकी आ गई, तब बीजेपी के लिए वाकई एक चिंता का विषय होगा। और बीजेपी को इसका सिर्फ डिफेंस में जाने की जगह एक सीधा ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये अगर सोशल कॉम्बिनेशन रहेगा तो हमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में स्थितियां बदल सकती हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो है, जो काफी फॉर्मिडेबल है, 45% का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, ये बढ़ेगा भी, क्योंकि विश्वसनीयता इसमें ज्यादा रहेगी, तब मुसलमान भी वोट देगा पूरी तरह से। और कुल मिला के ये ईबीसी जो हैं 48%, अगर आप देखेंगे तो बैकवर्ड वहां पे 48% है, तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा। तो बीजेपी के लिए एक वार्निंग कॉल तो है, वेकअप कॉल है, और बीजेपी को ये एक्सेप्ट करना होगा। आंकड़ों के जरिए बड़े अच्छे से आपने बताया, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी की दिक्कत दरअसल ये है अपनी गलतियों को सुधार नहीं रही। लोकसभा चुनावों में तो मोदी का जादू चल गया, लेकिन जब से उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है। चाहे उत्तराखंड को उठाकर देख लीजिए, आज 4 राज्यों की 18 सीटों को देख लीजिए, जिसमें से 8 बीजेपी को मिली हैं, और अगले महीने तो राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। और एक चीज और भी मानेंगे रामेश्वर जी कि कहीं ना कहीं जो लोकल लीडरशिप थी, स्टेट लीडरशिप थी, उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी की है। और यही एक वजह रहा है कि उससे जनता थोड़ी दूर हुई है और इस कॉम्बिनेशन को उसने ज्यादा विश्वसनीय माना है। रामेश्वर जी, देखिए, ये बात सही है इनके सिंह जी जो कह रहे हैं कि आप सोशल कॉम्बिनेशन और फॉर्मिडेबल हो रहा है। देखिए, बीजेपी को तो विचार कर, मैंने पहले ही बोला कि इसका तो आत्ममंथन होगा कि स्थानीय मुद्दे कहां कहां भारी पड़े और कौन कौन से फैक्टर है जो ज्यादा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। सोशल फैक्टर है, स्थानीय और भी फैक्टर है, लीडरशिप फैक्टर है। ये सारी चीजों पर जब बीजेपी के लोग बैठेंगे तो विचार करेंगे क्योंकि ये अभी बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन एक सिग्नल दे रहा है और 1 साल बाद हमें चुनाव में जाना है। तो सही मामले में हमें आत्मचिंतन करके हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी लीडर हैं, कोहेसिव लीडरशिप के साथ हमें चुनाव में जाना पड़ेगा और तब उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लहर में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया, बूथ स्तर तक हमने किया। तो वो एक अलग फैक्टर था क्योंकि वो प्रधानमंत्री के हमारे कैंडिडेट थे, दूर दूर तक दूसरा कोई नहीं था। लेकिन बिहार में जो कॉम्बिनेशन बना है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं चलना चाहिए, प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ये जो प्रतिद्वंदी का वोट मिला है, पहले से ये मालूम है। आप पहले बोल भी रहे थे कि हम तो 10 की 10 सीटेंगे, जिस तरह से इनका कॉम्बिनेशन था। दावा तो बीजेपी भी कर रही थी, ऐसा हुआ नहीं जी, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी होंगी, उस गलतियों को सुधारेंगे तभी हम 2015 में जा सकते हैं। राजीव रंजन जी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आरजेडी को तो जेडीयू का वोट मिल गया और शिफ्ट हो गया और इसी वजह से 3 सीटें जेडीयू को आरजेडी को मिल गई, लेकिन जेडीयू के खाते में आरजेडी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये कम से कम जेडीयू के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसे विश्लेषण से हम सहमत नहीं है। जमीनी तौर पर मतदाताओं ने इस गठबंधन को स्वीकारा ही नहीं है, अपना आशीर्वाद दिया है और एक बड़ी लड़ाई की जमीन इस उपचुनाव के परिणाम में तैयार कर दी है। इस चुनाव के नतीजों का असर पूरे देश पर पड़ेगा और जहां भी
जो परस्पर विरोधी लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल काम करते रहे हैं जी, उन्होंने पहचाना है समय की नजाकत को कि देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए जो खतरा है उसको पहचान करके एक एका की कोशिश है। वामपंथी दल भी शामिल होंगे और पूरे देश में एक व्यापक एक धरातल तैयार होने जा रहा है। वक्त की तो कमी ये है भाजपा के लिए मुश्किल का वक्त है जी। हमारा जो वोट शेयर है वो पूरी तरह से उनको ट्रांसफर हुआ, उनका वोट शेयर हमको ट्रांसफर हुआ। महागठबंधन और 2015 हम लोगों ने जो जीत हासिल की है उसमें कुछ और इजाफा हो सकता था, लेकिन आगे विधानसभा में करेंगे। समझ गए सर। एक चीज राजेंद्र प्रसाद जी और इसको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई सोशल लेवल पे ये जो गठबंधन हुआ है इसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं। तो ये पॉलिटिकल आपकी जिम्मेदारी होगी आरजेडी की, नीतीश कुमार की, कि सोशल लेवल पे इसको होमोजेनिटी दे पाए, क्योंकि टसल्स होंगे, लैंड को लेकर तमाम टसल्स है जो दोनों कई वर्गों के बीच में है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी क्या आप निभा पाएंगे? एक साल तक ये क्रेडिबिलिटी बना पाएंगे? छोटा सा जवाब राजनीति प्रसाद जी। निश्चित तौर पर देखिए इसकी शुरुआत जमीनी तौर पर शुरू हो गई। राजीव जी, और अगर जो मैंडेट को आप अगर एनालाइज आपकी बात में समझ गई, ये संदेश स्पष्ट है। जी बिल्कुल। राजनीति प्रसाद जी बोलिए। सवाल ये है कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसी तरह की मजबूती देखी जाएगी इस महागठबंधन को लेकर? इससे ज्यादा देखी जाएगी। अभी जो उत्साह हुआ है लोगों में, अब लोग आपस में मिल जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ में एक मोर्चा बनेगा और सब धराशायी हो जाएगा। अभी जो जितना भी थोड़ा बहुत इधर उधर है सब एकत्रित हो जाएंगे, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और अभी नारा लग रहा है जेडीयू का, हमारा जो आरजेडी के लोगों ने एक साथ मिलकर के और लालू यादव, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। अभी तो और गठबंधन मजबूत होगा। अभी थोड़ा इधर उधर हुआ है, वो फिर बिहार बाद की में और राजनीति गठबंधन में ठीक होगा। अब क्या नई दिशा और दशा तय करती है, लेकिन कम से कम आज के रिजल्ट बीजेपी के लिए चिंता का सबब जरूर है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया बीच बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक